Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Parihar Commerce Classes. This is video number 5 on first chapter of class 11th Business Studies, Business, Trade and Commerce. If you have missed my previous videos on this chapter, don't worry, I am sharing my previous video link in the description and please don't forget to subscribe my channel. In today's video, we are going to discuss two topics. First, position of Indian subcontinent in the world economy 180 up to 1991, and second topic, India begins to re-industrialize. So let's start our first topic, position of Indian subcontinent in the world economy 180 up to 1991. अप्रॉक्सीमेटली एंशियंट इंडिया के पास वर्ल्ड का 1/3 फर्स्ट सेंचुरी की बात चल रही है और 1/4 7th सेंचुरी में इतनी वेल्थ थी, पूरे के पूरे वर्ल्ड की इतनी वेल्थ इंडिया के पास थी। और बहुत सारे ट्रैवलर्स ने उस पीरियड में इंडिया को स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप नाम से भी बताया था। इसका मतलब है कि उस टाइम पे इंडिया के पास इतना गोल्ड और सिल्वर हुआ करता था। प्री कॉलोनियल का मतलब होता है कि जो कॉलोनियल रूल था, यानी कि ब्रिटिश रूल था, उससे पहले की बात यहाँ पे चल रही है। तो उससे पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी, यानी ब्रिटिश पीरियड से पहले जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी थी। यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया को सर्च करते थे क्योंकि इंडिया के पास जो था इतनी सारी चीज़ें थी जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था और इंडिया के पास काफ़ी सारा गोल्ड और सिल्वर भी था, ये जानते थे यूरोपियन ट्रेडर्स, और इसीलिए वो इंडिया को सर्च करते थे। और वो इंडिया को सर्च इसलिए कर रहे थे शुरुआत में ताकि इंडिया से जितना भी गोल्ड और सिल्वर है उसे चुरा के लेके जाएं। लेकिन बाद में फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि लूटपाट मचाने से अच्छा है कि हम ट्रेड करें इंडिया के साथ और फिर वहाँ से जो गोल्ड और सिल्वर होता है उसको जो है हम लें। इस तरीके से उन्होंने सोचा। इतना अच्छा इकोनॉमी होने के बावजूद 18th सेंचुरी का जो इंडिया था वो वेस्टर्न यूरोप से टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आइडियाज़ में बहुत पीछे था। ब्रिटिश रूल में इंडिया की हालत और भी ख़राब हो गई। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के ऊपर रूल करने लग गए, उस पीरियड की बात चल रही है अभी यहाँ पे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर और साइंस में किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं होने दी। एजुकेशन का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका था। इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे इलिटरेट थे। पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और जो वर्क हो रहा था वो मशीन छोड़ के लेबर से ज़्यादा वर्क हो रहा था, क्योंकि इंडिया के पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी और वहाँ पे मशीन का यूज़ करने का मतलब था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का अनएम्प्लॉयड होना। और इस वजह से कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को छोड़कर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा था उस टाइम पे। इंडिया इतना प्रॉस्परस यानी कि समृद्ध था उस टाइम पे जब प्री कॉलोनियल पीरियड था, लेकिन उसके बाद भी जो इंडिया के लोग थे वो काफ़ी पुअर थे। ब्रिटिश रूल के बाद तो फिर और ज़्यादा पुअर हो गए लोग। ब्रिटिश रूल जैसे जैसे बढ़ता गया, ब्रिटिशर्स ने सारे के सारे जो प्रोविंसेस थे, यानी कि जो राजाओं के किंगडम थे उस टाइम पे, उन सारों पे किसी न किसी तरीके से अपने वेरियस पॉलिसीज़ के थ्रू उनके ऊपर कब्जा किया। और ज़्यादातर जो पॉलिसी ये लोग यूज़ करते थे वो था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और इस तरीके से उन्होंने जो वो राजा महाराजाओं के किंगडम थे उनके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया। उनसे जो वो ट्रेड करते थे, किसी भी चीज़ का जब वो ट्रेड करते थे उसके ऊपर भी उनका कंट्रोल हो गया। यानी कि पूरी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के जो डिफरेंट राजा महाराजा हो, चाहे इंडिया का ट्रेड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ के ऊपर इंडिया ने ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया था। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उस पर भी ब्रिटिशर्स का पूरी तरीके से कंट्रोल था। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि उन्हें पता था कि इंडिया में काफ़ी सारा सोना और चांदी वगैरह हैं, यहाँ पे बहुत सारी हैं, इन्हीं को बुलियंस भी कहते हैं।
तो उन्होंने जो है एक पॉलिसी और शुरू की वहाँ पे, जिससे कि इंडिया जो था वो जितना सोना चांदी उसके पास था वो सब बाहर जा रहा था, और इंडिया जो था वो जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी वो गरीब होता जा रहा था। तो उन्होंने क्या पॉलिसी करी, उनकी पॉलिसी थी कि जो इंडिया से अब और चीज़ों को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे दूसरी कंट्री में, हम जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे वो इंग्लैंड में करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो कंट्री थी वो इंग्लैंड थी। और ज़्यादातर जो इंडिया से उस टाइम पे एक्सपोर्ट हो रहा था वो हो रहा था रॉ मटेरियल, यानी कि जिनसे रॉ मटेरियल वो अनफिनिश्ड गुड होते हैं, जिनसे फिनिश्ड गुड बनाया जाता है। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है इंग्लैंड को एक्सपोर्ट कर रहे थे, और वहाँ से फिर इंपोर्ट करते थे, मतलब इंग्लैंड से जो बनी हुई चीज़ें होती थी, फिनिश्ड गुड होते थे, उनको इंपोर्ट करते थे और ये राजा महाराजाओं को दिया करते थे। और राजा महाराजा उसके बदले में सोने और चांदी में जो है इसको खरीदते थे, और इस तरीके से सोना चांदी जो था वो इंग्लैंड जा रहा था, हमारा रॉ मटेरियल भी जो था वो इंग्लैंड की तरफ ही जा रहा था। और इस तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने नाम से इंडिया का रॉ मटेरियल दे रहे थे, और इंडिया के अंदर में जो है वो राजा महाराजाओं को इंग्लैंड से बनी हुई चीज़ों को दे रहे थे। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ से लॉस में जा रहे थे, हमारा रॉ मटेरियल भी सस्ते दामों पे जा रहा था, इंडिया की किसी भी तरह की अर्निंग नहीं हो रही थी, और इंडिया के लोग और गरीब पे गरीब होते जा रहे थे, और जो राजा महाराजा लोग थे वो भी गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि वो भी अपना हीरे सोने चांदी जो भी चीज़ें थी वो सब जो है देते जा रहे थे। तो ये सारी पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ज़बरदस्ती इंडिगो और टी प्लांटेशन जैसी चीज़ें करवाई, जैसा कि हम जानते हैं, और वो इन्हीं चीज़ों को जो है वो एक्सपोर्ट भी करता था, और फिर जो इंग्लैंड से आने वाली चीज़ें थी उससे उसको ज़बरदस्ती राजा महाराजा को खरीदवाता था, उनके बीच में फूट डालता था, लड़ाई करवाता था। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो था इंडिया के ऊपर जब से रूल किया, तब से इंडिया की जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब बात करते हैं कि जो इंडिया बिगेंस टू री इंडस्ट्रियलाइज, जब इंडिया आज़ाद हो गया 1947 में, जब इंडिया आज़ाद हो गया, तो अब इंडिया के सामने ये चैलेंज था कि वो किस तरीके से अपने आप को रिबिल्ड करता है, किस तरीके से वो अपने आप को दोबारा खड़ा करता है। तो इसके लिए इंडिया के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे पॉवर्टी बहुत बड़ा चैलेंज था उसके सामने, जो इतना बड़ा जो पॉपुलेशन साइज़ था वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पैसे नहीं थे, टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे था। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो उसको पूरे करने थे। तो इस तरीके से जो इंडिया था, जब वो इंडिया आज़ाद हुआ, तो 1945 के आसपास जो था एक प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था, जो ये कर रहा था कि 5 ईयर प्लान बनाए जाएंगे और टारगेट्स रखे जाएंगे, और टारगेट्स को 5 ईयर तक की कंप्लीट किया जाएगा। तो 1951 में सबसे पहली बार जो है 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसको स्टार्ट किया गया, और उसका मेन जो एम था वो था कि जो एग्रीकल्चर है उसको किस तरीके से बढ़ाना है, यानी एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। इस तरीके से फिर और भी जो आगे के 5 ईयर प्लान आए उसमें इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट करने के बारे में बोला गया, फिर टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स को डेवलप करने के बारे में अगले बार में जो भी होते रहे 5 ईयर प्लान, स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को डेवलप करने के बारे में, ये सारे एम जो है वो रखे गए थे। इतना कुछ करने के बावजूद भी इंडिया की जो डेवलपिंग पेस थी, यानी कि डेवलपिंग जो इस तरीके से डेवलप हो रहा था वो काफ़ी कम था। उसके भी कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि पैसों की काफ़ी कमी थी, पैसा नहीं बन पा रहा था इंडिया के अंदर में, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा किया जा रहा था। डिफेंस पे खर्चा करने का रीज़न था कि जिस तरीके से इंडिया को ग़ुलाम बनाया था ब्रिटिशर्स ने, अब इंडिया नहीं चाहता था कि दोबारा से उसको ग़ुलाम बनाया जाए, इसीलिए वो अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बना रहा था। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी कि जो जितना बड़ा हमारा कंट्री था, उतने बड़े कंट्री के अंदर में एक साथ डेवलपमेंट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से जो इंडिया है वो जिस तरीके से उसको ग्रो करना चाहिए जितनी तेज़ी से, उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहा था। और फिर आया ईयर 1991। 1991 ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1991 वो ईयर था जिसके बाद इंडिया ने जो है तेज़ी से डेवलप होना शुरू किया। 1991 में एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिस कॉन्सेप्ट का नाम था LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि चीज़ों को बिल्कुल लिबरल करना, यानी आसान कर देना। चाहे वो इंपोर्ट की बात हो, चाहे वो एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे कोई अगर कोई कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री में आके अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पेपर वर्क नहीं रखा गया। जो कि पहले होता था कि पेपर वर्क ज़्यादा होने की वजह से दूसरी कोई कंट्री की कोई भी कंपनी हमारी कंट्री में नहीं आना चाहती थी। तो लिबरल कर दिया गया, यानी आसान कर दिया गया। हर चीज़ में ज़्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बहुत आसान किया गया। इसमें प्राइवेटाइजेशन दूसरा चीज़ जो था इसके अंदर में। प्राइवेटाइजेशन के अंदर में क्या हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका था और जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे थे। ना ही वो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर पा रहे थे, ना ही वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर पा रहे थे, ना ही वो डिफेंस को अच्छे तरीके से देख पा रहे थे। मतलब इतने सारे एरिया उनके अंडर में होने की वजह से वो किसी भी एरिया को अच्छी तरीके से देख नहीं पा रहे थे। तभी कॉन्सेप्ट आया प्राइवेटाइजेशन, जिसके अंदर में कहा गया कि सारा काम गवर्नमेंट सेक्टर को ना देके कुछ काम हम प्राइवेट सेक्टर को भी दें ताकि प्राइवेट सेक्टर भी बढ़े और जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर को सब देने से क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पा रही थी। फिर आया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हम एक कंट्री में ही तक सीमित ना रहें, अपने प्रोडक्ट को हम ग्लोबल लेवल पे लेके जाएं, यानी अपने प्रोडक्ट को हम वर्ल्ड मार्केट में स्टैब्लिश कर पाएँ। इसके लिए पॉलिसीज़ को बनाया गया। और जो LPG पॉलिसीज़ थी इसकी वजह से इंडिया का जो पेसिंग रेट था, यानी कि डेवलपिंग रेट था, वो तेज़ होने लग गया। आज इंडिया वर्ल्ड में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो इंडिया के अंदर में बिज़नेस को सेटअप करना चाहते हैं, जिसको FDI कहते हैं, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों ने सेविंग ज़्यादा करना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना शुरू किया, तो इससे क्या होने लग गया, मनी का सर्कुलेशन होने लग गया। और मनी का सर्कुलेशन होने की वजह से इनकम बढ़ी, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा, बिजनेसेस सेटअप हुए कंट्री के अंदर में ताकि जो कंट्री के लोगों की डिमांड है उसको पूरी किया जाए। इसमें जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, यानी कि यूथ्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने इन चीज़ों को समझा कि क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, क्या होता है प्राइवेटाइजेशन, क्या होता है लिबरलाइजेशन और किस तरीके से अपने कंट्री को हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब मिक्स हुई तो इसने जो है हमारी कंट्री को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया। मेक इन इंडिया जैसे जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिन्होंने इंडिया को आज के टाइम पे जिन्हें हमें सुनने को मिलता है, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये वो सारे प्रोग्राम हैं जिन प्रोग्राम की वजह से जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट एक मॉडर्न डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती जा रही है। और जैसे FTP है, यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 की, ये ट्रेड पॉलिसी आज से पहले की ट्रेड पॉलिसी से अलग है और ये ट्रेड पॉलिसीज़ को और सिंपल कर दिया गया है ताकि ट्रेडिंग करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। यानी कि जितने भी चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि कैसे बिजनेसेस को ग्रो करने में आसानी हुई और कैसे बिजनेसेस ग्रो हुए तो उससे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बढ़ी और उससे जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, उससे जो और भी डेवलपमेंट होते हैं। चाहे किसी भी चीज़ का जो डेवलपमेंट होता है वो पैसों से होता है, तो जब पैसे बढ़ेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट होगा। तो पॉवर्टी दूर हुई, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हुई और भी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने लग गई। तो अगर हम देखें तो ये जो सेक्शन था, जो सेक्शन 1 हमने पढ़ा, उसमें हमने इंडिया की जो हिस्ट्री थी ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, उस चीज़ को पढ़ा और कैसे कैसे उनकी डेवलपमेंट हुई, क्या क्या फेज़ उन्होंने फेस किया
और उसके बाद आज वो जिस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने सेक्शन 1 में पढ़ी। इसके बाद जो हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2, इसके अंदर में हम बिज़नेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बिज़नेस के नेचर को समझेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हमें इस सेक्शन के बारे में बात करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।